हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच इज़ कंसिडर्ड इंडियाज नेशनल एक्वाटिक एनिमल? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गैंगेश शार्क, गैंगेश क्रोकोडाइल, गैंगेश रिवर टर्टल या फिर गैंगेश रिवर डॉल्फिन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where did the 11th edition of exercise Sampriti between India and Bangladesh take place? भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, उमरोई, मेघालय। आपको जानना चाहिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है संप्रीति, इसका 11वां एडिशन उमरोई, मेघालय में हुआ है। आपको बता दें, जो संप्रीति एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस किस था, इसकी जो शुरुआत है ये साल 2009 में जोरहाट, आसाम से हुई थी और 2022 तक 10 एडिशंस इसके सक्सेसफुली पूरे हो चुके हैं। अब ये 11वां एडिशन है इस 2023 में, जो उमरोई, मेघालय में हुआ है। आपको बताते हैं 14 दिन तक एक्सरसाइज चली है और दोनों ही साइड से लगभग 350 पर्सनल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो इंडियन कंटिजेंट यहाँ पर रहा है, इसमें राजपूत रेजिमेंट के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ब्रिगेडियर SK आनंद, जो कि कमांडर हैं माउंटेन ब्रिगेड के, इन्होंने इस इंडियन कंटिजेंट को जो है लीड किया है। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? तो 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का इस 2030 में क्या थीम है, क्या विषय है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। आपको जानना चाहिए, हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। साल 2030 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023? एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 28 गोल्ड मेडल। टैली पे आप देख सकते हैं, पहले पर चाइना है, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर इंडिया, फिर उज्बेकिस्तान। चलिए जानते हैं। देखिए, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 संपन्न हुए। भारत चौथे नंबर पर रहा है और ये अब तक का भारत का सबसे बेहतरीन इवेंट रहा है एशियन गेम्स में। यदि हम बात करें मेडल्स के मामले में, एशियन गेम्स आप सभी जानते हैं क्वाड्रेनियल इवेंट है, यानी कि 4 साल में एक बार होता है। भारत ने 107 मेडल जीते हैं, जिनमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं, 41 ब्रॉन्ज हैं। सबसे ज़्यादा मेडल्स भारत ने एथलेटिक्स में जीते, 29। प्रीवियस रिकॉर्ड जो भारत का रहा था इसमें एशियन गेम्स में, जकार्ता 2018 का था, जब 570 लोगों का दल यहाँ से गया था भारत से और 70 मेडल्स इन्होंने जीते थे, 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज।
चाइना टॉप पर रहा है, 383 मेडल ओवरऑल जीते, 201 गोल्ड मेडल हैं, 111 सिल्वर मेडल्स हैं और 71 ब्रोंज हैं। दूसरे नंबर पर जापान है, फिर तीसरे पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। यहाँ आपको जानना चाहिए कि इसमें एक परफॉर्मेंस बहुत दमदार रही, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रांकीरेड्डी। ठीक है, तो एशियन गेम्स बैडमिंटन में पहली बार भारत को एक गोल्ड मिला है मेंस डबल्स पेयर में। इन्होंने साउथ कोरिया के चोई सोग्यू और किम वोनहो को हराया फाइनल में। तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में रहता ही है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकीरेड्डी बैडमिंटन से संबंधित है। वहीं कंपाउंड आर्चरी में भारत के पास जो है जितने भी गोल्ड मेडल में प्रतिस्पर्धा की भारत ने वो सभी जीते। खास करके आप याद रखिएगा कि ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवथले, इन दोनों ने ही 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अलग अलग प्रतियोगिता होती हैं, सिंगल भी होते हैं, टीम इवेंट भी होते हैं, मिक्स टीम इवेंट है ना, तो दोनों ने ही 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, एशियन गेम्स को लेकर ज़्यादा उससे मत जाना कि बहुत बारीकी में हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना देख लेना। और बेसिक डिटेल मैंने आपको पहले ही बताई थी एशियन गेम्स के बारे में कि क्या मोटो रहा है, कब से कब तक चल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें डीप में मत जाना, मैंने आपको इससे पहले ही बताया है। जो जो गोल्ड मेडल जीते हैं उनका नाम याद रखना, और कोई स्पेशल इवेंट हुआ है, कोई स्पेशल रिकॉर्ड बना है, उसको आप देख सकते हैं। हु टुक ओवर एज द 28th डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स। 28वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है, रघु श्रीनिवासन। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये 28th डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स बने हैं और ये सक्सीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। बीआरओ की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करता है। एक और अपॉइंटमेंट आपको जाना चाहिए, प्रोफेसर अभय करंदीकर, ये आईआईटी कानपुर के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। ये नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इनसे पहले डॉक्टर राजेश गोखले इस पद पर थे। Which of the following countries had inaugurated the Southeast Asia's first high-speed railway, a key project under China's Belt and Road Infrastructure Initiative? निम्नलिखित में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के तहत एक प्रमुख परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया। आपको जाना चाहिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम वूश है इसको लॉन्च किया है। 7.3 बिलियन US का एक प्रोजेक्ट है और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव इसके तहत इसको पूरा किया गया है। और ये जो हाई स्पीड रेलवे है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया PT कैरेटा सीपेट इंडोनेशिया चाइना के द्वारा। ये रेलवे जकार्ता को बांदुंग से कनेक्ट करती है, दोनों ही काफ़ी हैवीली पॉपुलेटेड जो है स्थान है, प्लेसेस हैं। Who has become the fastest player to complete 1000 runs in ICC Men's ODI World Cup? ICC पुरुष वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? सही आंसर ऑप्शन बी है, डेविड वार्नर। आपको जाना चाहिए डेविड वार्नर फर्स्ट फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं ICC Men's ODI वर्ल्ड कप इतिहास में, जिन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं। ये कीर्तिमान इन्होंने भारत के खिलाफ चिदम्बरम स्टेडियम में जो मैच हुआ चेन्नई में उस दौरान पूरा किया। इन्होंने 19 इनिंग्स ली हैं 1000 रन पूरे करने में, जो ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप होता है। 2011 में भी ये पार्ट थे अपनी टीम का। और रिकॉर्ड्स देखेंगे जो बने अब तक, तो श्रीलंका के अगेंस्ट खेलते हुए दिल्ली में साउथ अफ्रीका ने हाईएस्ट टोटल लगाया है किसी वर्ल्ड कप मैच का, 428 रन इन्होंने बनाए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हुए थे 417 2015 में। साउथ अफ्रीका के एडन मैकरम, इन्होंने ये फास्टेस्ट एवर 100 इन्होंने जड़ी है किसी वर्ल्ड कप मैच में। इन्होंने 49 बॉल्स में अपनी 100 लगाई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड केविन ओब्रायन का था, जिन्होंने 50 बॉल में बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 2011 में। पहली बार किसी वर्ल्ड कप मैच में एक ही टीम से 3 बैट्समैन ने जो है 100 लगाई है, ठीक है, एक इनिंग्स में। एक तो है एडन मैकरम, क्विंटन डिकॉक और रेसे वैंडर ड्रसन, तीनों ही साउथ अफ्रीका के हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे, इन्होंने इस ODI वर्ल्ड कप 2023 की फर्स्ट 100 लगाई है 83 डिलीवरीज पर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें पहली 100 किस प्लेयर ने लगाई थी,
तो यह है न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे। Which company has now been upgraded from Schedule B to Schedule A category of Central Public Sector Enterprises? किस कंपनी को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की अनुसूची बी से अनुसूची ए श्रेणी में अपग्रेड किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा, जो कि लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया में, इसे शेड्यूल बी से अपग्रेड करके शेड्यूल ए कैटेगरी की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना दिया गया है। और इसी के साथ अब इसके द्वार भी खुल गए हैं कि ये नवरत्न स्टेटस इसको प्राप्त हो जाए। इसके सीएमडी प्रदीप कुमार दास हैं। हाउ मैनी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पार्टिसिपेटेड इन संकल्प सप्ताह? संकल्प सप्ताह में कितने आकांक्षी ब्लॉकों ने भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन सी है 500। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक हफ्ते भर चलने वाले प्रोग्राम को लॉन्च किया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक से संबंधित प्रोग्राम रहा ये, इसका नाम रहा संकल्प सप्ताह। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसको इन्होंने लॉन्च किया। साथ ही एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम पोर्टल को भी लॉन्च किया। ये जो संकल्प सप्ताह है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। और आपको जानना चाहिए जो ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम है इसको 7 जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है ब्लॉक लेवल पर जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना, जो सिटीजन्स की लाइफ है उसकी क्वालिटी जो है उसको इन्हेंस करना। और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अक्रॉस 329 डिस्ट्रिक्ट्स। जो ये संकल्प सप्ताह है ये 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में ऑब्जर्व किया गया और 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 तक ये मनाया गया है संकल्प सप्ताह। ये आप याद रखेंगे। अलग अलग थीम्स रहे डेली के, जैसे अगर फर्स्ट 6 डेज के थीम देखें तो संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा, समृद्धि दिवस, ये सब मनाया गया। और 9 अक्टूबर जो लास्ट डे था इस सप्ताह का, उसका थीम रहा समावेश समारोह। और 2-3 चीज़ें जानेंगे। एक है 1 तारीख 1 घंटा एक साथ इनिशिएटिव, ये भी हाल ही में मनाया गया। ठीक है, 1 अक्टूबर को 10 बजे एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई गई, श्रमदान चलाया गया, वॉलंटरी लेबर, उसका नाम दिया गया 1 तारीख 1 घंटा एक साथ इनिशिएटिव। ठीक है, ये एक तरह की ट्रिब्यूट थी महात्मा गांधी को। इस दिन श्रमदान किया गया लोगों द्वारा। और ये स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का हिस्सा रहा जिसका थीम है गार्बेज फ्री इंडिया। तो ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव होते हैं ये भी आपको जानने चाहिए। नेम द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट डेराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए भारतीय सेना और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए। सही आंसर ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट उद्भव। देखिए, शिमला बेस्ड आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। क्या मकसद इसका? टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडियन हेरिटेज of statecraft and strategic thoughts derived from ancient Indian text of statecraft, warcraft, diplomacy and grand strategy। किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, जो कि एक डिफेंस थिंक टैंक है। इसका मकसद, इसका मतलब समझे आप? मतलब एंशियंट टेक्स्ट जो है ना हमारे, जो प्राचीन ग्रंथ वगैरह हैं उसमें जो वारफेयर की नीतियाँ बता रखी हैं, डिप्लोमेसी की कुछ नीतियाँ बताई हुई हैं, स्टेट क्राफ्ट की नीतियाँ बताई हुई हैं, तो उनको जो है पढ़ना है ना, उनसे कुछ सीखना, उनको डेसिफर करना, ये है इसका मतलब। इंडिया एंड विच अदर कंट्री साइंड अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। भारत और किस अन्य देश ने पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी अर्जेंटीना है। देखिए, भारत और अर्जेंटीना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू एंश्योर लीगल राइट्स ऑफ प्रोफेशनल्स इन ईच अदर्स डोमेन दैट विल असिस्ट इन रिस्क फ्री इंटरनेशनल मोबिलिटी। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इसका मकसद है जो भी ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स हैं जो कि अर्जेंटीना में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो राइट्स हैं वो मिले, उनको कोई भी भेदभाव उनके साथ ना हो। और सेम अर्जेंटीना के जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए। अर्जेंटीना की बात करें, कैपिटल बुएनोस एयरेस है और करेंसी अर्जेंटाइन पेसो है। Nine nations, including India, Pakistan, and Afghanistan, signed the Kazan Declaration in Russia at the conclusion of which meeting?
भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 9 देशों ने किस बैठक के समापन पर रूस में कजान घोषणा पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, मॉस्को फॉर्मेट। देखिए, भारत, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने मॉस्को फॉर्मेट की जो 5th मीटिंग है, ये अफगानिस्तान पर कंसल्टेशन से संबंधित है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर? रशियन सिटी ऑफ कजान में। और अफगानिस्तान की ओर से आमिर खान मुत्तकी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस मीटिंग के दौरान यही सब देशों ने कहा अफगानिस्तान को कि तमीज़ से रहिए और महिलाओं पर अत्याचार वगैरह मना करें। अगर आपको इकोनॉमी जो है बेहतर बनानी है तो मिलकर कार्य करो और जो है सही से अपना देश वगैरह आगे बढ़ाओ। ठीक है, आतंकवाद ना पनप पाए और शिक्षा वगैरह भी जो है चालू रखो महिलाओं की, इस तरह की बातें यहाँ पर हुई हैं। Robert Fico of the SMER-SST party emerged victorious in which country's general elections? SMER-SST पार्टी के रॉबर्ट फिको किस देश के आम चुनाव में विजयी हुए? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्लोवाकिया। देखिए, डायरेक्शन सोशल डेमोक्रेसी पार्टी यानी कि SMER-SST, ये पार्टी है रॉबर्ट फिको की। ये स्लोवाकिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो हाल ही में इनकी पार्टी स्लोवाकिया का इलेक्शन जीत चुकी है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने कहा है कि जैसे हम सरकार में आते हैं, हम यूक्रेन को जो भी मिलिट्री एड है वो बंद कर देंगे और हम रशिया के साथ हैं। फीको जो है स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2006 से 10 तक, फिर 2012 से 18 तक। बात करते हैं स्लोवाकिया की, तो कैपिटल है ब्रैटिस्लावा और करेंसी यूरो है। तो यहाँ पर मिस्टर विशाल ठाकुर ने कमेंट किया है, इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। Which state has achieved 100% ODF प्लस कवरेज अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत 95,767 विलेजेस जो राज्य में है, यहाँ पर 100% ODF प्लस स्टेटस प्राप्त कर लिया है, ऑफेंटिफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें, अब तक पूरे भारत भर में 4.4 लाख विलेजेस जो हैं ODF प्लस स्टेटस डिक्लेयर कर चुके हैं। आपको जानना चाहिए, स्वच्छता ही सेवा 2023 है, ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ODF प्लस मॉडल विलेज का मतलब क्या हुआ? ऐसा विलेज जिसने अपना ODF स्टेटस तो सस्टेन करके ही रखा है और जिसने अपने यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अरेंजमेंट भी किए हुए हैं। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना है। आपको जानना चाहिए कि यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है कि हम पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 को अमेंड करेगा और इसके तहत तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जैसा कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के 13 शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 889.07 करोड़ रुपए का प्रोविज़न भी रखा है इतने फंड का। और ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पर रखी जा रही है? ट्राइबल गॉडेस समक्का एंड सरक्का। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने जो है ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज है, इनका जो टेनेंसी रेगुलेशन है इसको भी प्रोमलगेट करने का आदेश दिया है। कौन कौन सी हैं ये 3? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टेनेंसी रेगुलेशन 2023, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव टेनेंसी रेगुलेशन 2023 और लक्षद्वीप टेनेंसी रेगुलेशन 2023। साथ ही कैबिनेट ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन का जो प्रपोजल है उसको अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको कंप्लीट जो है किया जाएगा और इसकी कॉस्ट रहेगी 2430 करोड़ रुपए। अगर हम इस नॉर्थ कोयल रिजर्वायर की बात करें तो ये पलामू और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में यहाँ पर स्थित है, नॉर्थ कोयल रिवर पर ये सिचुएटेड है, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है
और इस नॉर्थ कोस्ट रिजर्वायर प्रोजेक्ट का मकसद रहेगा इरिगेशन की सुविधा प्रोवाइड कराना पलामू एंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड और औरंगाबाद एंड गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। हु वॉज अवार्डेड द 2023 नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल मेमोरियल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, क्लाउडिया गॉल्डिन। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने डिसाइड किया है कि 2023 का जो स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज है ये क्लाउडिया गॉल्डिन को दिया जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूएसए से है ये। किस लिए दिया जा रहा है? फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, जो वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स हैं उससे संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए इनको दिया जा रहा है। प्राइस अमाउंट वही रहेगी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। और आपको बता दें अब तक केवल 2 ही महिलाओं को इकोनॉमिक्स में ये प्राइज़ मिला था। एक तो एलिनोर ऑस्ट्रोम है 2009 में, दूसरी है एस्टर डुफ्लो 2019 में। अब ये तीसरी हो गई है गोल्डलिन। ठीक है, और ये पहली हैं जिन्हें इंडिविजुअल मिला है, सोलो मिला है। बाकी की 2 वालों को तो साथ में मिला था किसी न किसी के, इनको सोलो मिला है। ठीक है, जो क्लाउडिया गोल्डलिन है ये अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है और लेबर इकोनॉमिस्ट हैं। बाकी आपको जाना चाहिए 1968 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था विद स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन बैंकिंग टर्म्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COFT, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। विच रिवर बेसिन सफर्ड फ्लैश फ्लड्स इन सिक्किम ऑन October 4? तीसरा, आयरन डोम इज अ ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ विच कंट्री? इजराइल। विच नासा रोवर सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट मार्चियन navigation without human assistance? Perseverance. Prabir Purkhasta, who was arrested by the Delhi police, is the founder and editor-in-chief of which news portal? Answer is NewClick। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेर इज चुंगथांग डैम? वेर इज सांवरिया सेठ टेम्पल? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टेम्पल ने विजिट किए थे इसलिए पूछा गया है। आफ्टर बिहार विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ कास्ट बेस्ड सर्वे? The Munei Minashi is an Indian ethnic group who were granted this country's citizenship under a special scheme. They are believed to be the descendants of which country? Which Indian airline has initiated legal action seeking 21.6 crore rupees as compensation from 43 of its former pilots for leaving without serving their 6-month notice period? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।